हिस्ट्री में आज हम एक नए पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, जिसके कुल मिला के 5 पार्ट आपके पास अवेलेबल हैं। 2 पार्ट जो पोर्तुगीज से कनेक्टेड है, एक डच, एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच, और फ्रेंच में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कवर्ड है। आज हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से चीज़ें छोड़ी थी वहीं से उठाने का समय आ गया। कहाँ पे छोड़ी थी? जब आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ा, आपने कई तरह के लोकल प्रिंसिपैलिटीज़ और लोकल रूलर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कर्नाटक के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मराठा पावर, जैसे पेशवाई, द पेशवा शासक। तो कुल मिलाकर के आज यह जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल एरिया में हुआ क्या कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि इसी 18th सेंचुरी के दौरान बड़े लेवल पर एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज हुई, लेकिन केंद्र का दखल नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली में बैठे शासक किसी तरह की गतिविधि करते नजर नहीं आ रहे थे, और भारत के भूमि में फ्री हैंड मिला इन विदेशी ताकतों को युद्ध करने का। ऐसे क्या हालात हुए कि इसी 18th सेंचुरी के दौरान 1757 में प्लासी का बैटल हो गया, बंगाल पराजित हुआ, बर्तानिया का शासन हुआ। ऐसे क्या हालात हुए कि 1763 में बक्सर का युद्ध हारने के बाद बड़े पैमाने पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, लिटरली एक कंपनी जो आपसे अनुमतियां मांगती है व्यापार करने के, आज रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स उसके पास चले गए, दीवानी के अधिकार चले गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथों में। ऐसा क्या हुआ? तो कुल मिलाकर के बहुत सारी नई डेवलपमेंट से भरी हुई है ये 18th सेंचुरी। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप इसे कंटिन्यूटी में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, शाही दरबार में चल रही गतिविधियों की जड़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। उन जड़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस देता हूँ, जिस एनालिसिस पे खड़े रहेंगे सभी इवेंट। एक बार एनालिसिस क्लियर है, सारे इवेंट रिलेट हो जाएंगे, कभी कोई जर्क नहीं लगेगा। चलिए उस एनालिसिस को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इस डेट को समझना है। 1658 से 1707 का ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम औरंगजेब का शासन मानते हैं, द रेन ऑफ औरंगजेब। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, और 1707 से 1858 तक जिस इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं, इसे हम कहते हैं लेटर मुगल्स। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम लेटर मुगल्स है। 1707 से 1858 का राजनीतिक तौर पर भारत, याद रखिए सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नहीं, पॉलिटिकल इंडिया। मुगलिया दरबार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो समझना है, और इसे कलेक्टिवली आप डिक्लाइन ऑफ मुगल भी कह सकते हैं, लेटर मुगल भी कह सकते हैं, 18th सेंचुरी इंडिया भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन ऑफ द इंडिया भी कह सकते हैं। बेस्ट नेम इज द लेटर मुगल्स। वो ग्लोरियस मुगल फेज खत्म हुआ जो किसी जमाने में बाबर से शुरुआत हुई थी, 1526, जो एंड होता है औरंगजेब की डेथ के साथ 1707 में। वो ग्लोरियस मुगल फेज के कंपैरिजन में ये मुगल लेटर मुगल है, बाद के मुगल शासक जो आएंगे और चले जाएंगे। चलिए समझते हैं कि ऐसे क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से ये लेटर मुगल फेज एक तरह से यूरोपियंस के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा, रीजनल इंडिपेंडेंट किंगडम्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा जाना जाता है एज कम्पेयर टू खुद मुगल शासक। बड़ा डायनेमिक चेंज आया ना, उसे समझने के लिए आपको औरंगजेब के समय में आ रहे परिवर्तन, उसके समय अपनाई गई नीतियों को समझना होगा, जिसके लिए हमारी YouTube पे अवेलेबल डिक्लाइन ऑफ मुगल के सभी पार्ट अवेलेबल हैं। आप उनको ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि औरंगजेब के समय में क्या नीतियाँ, क्या पॉलिसीज़ ऐसी अपनाई गई थी जिसकी वजह से मुगल्स का डिक्लाइन हुआ और लेटर मुगल इतनी जर्जर हालत में पहुँचे। लेकिन आज एक नई तरह से लेटर मुगल के दरबार में हो रही घटनाओं को टारगेट करते हुए एक एनालिसिस रखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
देखिए, जब आप राइटर्स की बात करेंगे और उनसे ये पूछा जाएगा कि मुगलों के पतन का कारण ऐसा क्या रहा, तो उसमें कई तरह के विश्लेषण निकल करके आएंगे, कई एनालिसिस निकल के आएंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट राइटर है जदुनाथ सरकार, JN सरकार। जदुनाथ सरकार के द्वारा ये कहा जाएगा कि मुगल डिक्लाइन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। उनका मानना ये है कि जो एम्पायर है, जो रूलर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है इस वजह के लिए कि मुगलिया शासन का पतन हुआ। औरंगज़ेब को वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल अप्रोच, कि उसने एक फैनेटिकल एटीट्यूड अपनाया, उसने हिंदू सेक्शन जो कि भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उसको एलिनेट कर दिया, उदासीन कर दिया, खुद से दूर कर दिया। जजिया लागू कर देना मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन को प्लीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर हिंदू मासेस उससे दूर हुए। एक टॉलरेंट एटीट्यूड जो अकबर ने दिया था उसको डिसरिगार्ड करके एक इनटॉलरेंट एटीट्यूड कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन कैरेक्टर, कट्टरवादिता नज़र आई। रिलीजियस मैटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता नज़र आया एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक इसी तरह से जैसे औरंगज़ेब की इन नीतियों में बड़े पैमाने पर उसकी एक ज़िद थी, जिसके तहत उसने ये तय कर रखा था कि मुझे दक्कन को जीतना है। बीजापुर और गोलकोंडा को लेकर के उसकी प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, मराठा रीजन को उसके द्वारा कभी भी रिकॉग्नाइज ना करना, शिवाजी के इतने बलपूर्वक होने के बावजूद भी उन्हें एक्नॉलेज ना करना, एक रिजिड एटीट्यूड रखना, जिसकी वजह से एक प्रोलॉन्ग्ड मराठा मेनेस झेलने को पड़ा। ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं पूरे मुगलिया शासन को इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल पर वीक करते चले गए, जिसमें जिम्मेदार औरंगज़ेब को ठहरा। इसके बाद जो लेटर मुगल्स आए, चाहे वो बहादुर शाह 1 था 1707 से लेकर के लास्ट शासक बहादुर शाह 2, जिसे 1857 के विद्रोह के बाद हुमायूं के किले से निकाल करके वृद्ध अवस्था में अंग्रेज कैद करके रंगून भेज देंगे। तो बहादुर शाह 1 से बहादुर शाह 2 तक की यात्रा है ये लेटर मुगल्स। बहादुर शाह से लेकर के जितने भी शासक आए, चाहे वो बहादुर शाह रहा, चाहे जहांगीर शाह रहा, चाहे फ़ारूक शेर रहा, चाहे मोहम्मद शाह रहा, चाहे शाह आलम रहा, चाहे बहादुर शाह 2 रहा, सबके सब बड़े पैमाने पर इंडिविजुअली एक वीक परसेप्शन को प्रोजेक्ट करते रहे। इनमें ना तो उस लेवल की मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, ना उस लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, ना ये इतने पॉलिटिकली साउंड थे कि ये अदर पावर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से रीजनल गवर्नर्स के एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस को ये कभी भी अंकुश नहीं लगा पाए। डीजेनरेटिव एक्टिविटी, करप्ट एटीट्यूड, ड्रंकर्ड एक लेवल के, अफीम गांजा भोगी एक लेवल के, कंजम्पशन के बेसिस पर इनकी मृत्यु होती चली गई। कई लेटर मुगल शासक आप इसी कंजम्पशन की हैबिट की वजह से मरते हुए देखेंगे। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो रफ़ीउद दर्जात है, चाहे रफ़ीउद दौला है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त होंगे इसी गतिविधि की वजह से। तो कुल मिलाकर के जदुनाथ सरकार का ये जो व्यू पॉइंट है, ये इंडिविजुअल अप्रोच की तरफ जाता है। इसमें कुछ और ऑथर आ जाते हैं जिनका व्यू टोटली अलग। अगर आप बात करते हैं सतीश चंद्र की, तो सतीश चंद्र ये कहते हैं कि जो डिक्लाइन हुआ है मुगल्स का, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन आया है उस समय की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन के चेंजेस का। वो कहते हैं कि जागीरदारी का क्राइसिस हो गया था। वो कहते हैं कि बड़े लेवल पर ऑपरेसिव एटीट्यूड अपना लिया था मुगल अथॉरिटी के द्वारा पीजेंट्री के अगेंस्ट, और कई तरह के विद्रोह होने शुरू हो गए। वो कहते हैं कि पॉवर्टी का एक एटमॉस्फेयर फैल चुका था। तो पॉवर्टी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जागीरदारी और मनसबदारी क्राइसिस है, ज़मींदारों के विद्रोह है, रिबेल है, तो कई तरह के रिबेलियंस देखने को मिलेंगे, कई तरह के क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से मुगल डिक्लाइन आया। एक सेक्शन जिसे हम कहते हैं रिविजनिस्ट, अगर इनको हम कन्वेंशनलिस्ट कह दें
ये कन्वेंशनल अप्रोच रखते हैं, या सेंटरिस्ट कह दें तो ये रिविजनिस्ट हैं, न्यू ऑथर्स, यंग ओपिनियन, नए नए विचार। इनका कहना कुछ और ही है। इनका कहना है कि वो पॉवर्टी और जागीरदारी क्राइसिस जिम्मेदार नहीं है, जिसने रीजनल पावर्स को क्रिएट कर दिया, ज़मींदार को इंडिपेंडेंट कर दिया, कई तरह के रीजनल प्रिंसिपलिटीज़ क्रिएट कर दी। ये तो पेरिफेरल एरियाज में, विलेज लेवल पर, आउटर रीजन में आने वाली समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी थी इकोनॉमिक की, और बहुत सारे अप स्टार्टर्स, नए मर्चेंट्स, बहुत सारे लोकल गवर्नर्स, इनको कई तरह के रिसोर्सेज इनके डिस्पेंस में मिल गए, जिसकी वजह से ये खुद को इंडिपेंडेंट करा गए और नई प्रिंसिपलिटीज़ काउंट कर इन्होंने क्रिएट कर दी, और मुगलिया शासक इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। ये क्राइसिस से अलग इस चीज़ को रीज़न दे, ये प्रॉस्पेरिटी को ये डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चरल सरप्लस, न्यू एरिया अंडर एग्रीकल्चर, बिग मर्चेंट्स, ग्रोथ ऑफ द न्यू मर्चेंट क्लास, ये उनको समर्थन करता है। तो देखिए सबका अपना अपना एक रीज़न है, सभी रीज़न इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए सभी रीजंस को वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके बेसिस पे मैं लेटर मुगल के दौरान कैसी घटनाएं हो रही हैं ये समझा दूंगा कि क्यों फारूक शेर को सैयद ब्रदर ने मार दिया, कैसे जुल्फ़िकार अली खान जो इतना इम्पोर्टेंट वज़ीर था मुगलिया सल्तनत का, उसे सैयद ब्रदर्स के द्वारा मरवा दिया गया। ये कौन कैसे मरवा रहे हैं, ईरानी दल कहाँ से आया, तुर्रानी दल कहाँ से बना, सैयद ब्रदर क्या है, हिंदुस्तानी दल कैसे कहते हैं, ये सारे डायनामिक समझ आएंगे इस थ्योरी की ही बैकग्राउंड में, अदरवाइज ये समझ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट अगर हम ये देखें कि पर्सनैलिटी डिफेक्ट एक नज़र आ रहा है, तो पर्सनैलिटी डिफेक्ट का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। पर्सनैलिटी डिफेक्ट में क्या कहा गया कि जो रूलर है, जो शासक है, वो बड़े पैमाने पर प्यूरिटन है, कट्टर है, रिलीजियस बायगॉट है, वीक सक्सेसर्स हैं, लैक ऑफ गुड क्वालिटी कमांडर्स हैं, लैक ऑफ गुड क्वालिटी कमांडर्स हैं, एबल जनरल्स हैं। ये सारी सिचुएशन एक साथ आ रही है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें अगर पूर्ण रूप से एग्जिस्ट कर रही होती तो कुछ घटनाएं नहीं हो सकती थी। वो क्या थी? अगर आप औरंगज़ेब की बात करें तो ये बात ठीक है कि औरंगज़ेब ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इकोनॉमिक ड्रेन काफ़ी बड़े लेवल पर, स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स, एक्सपेंडिचर्स काफ़ी हाई लेवल पर हो रहे थे, जिसकी वजह से औरंगज़ेब के द्वारा एक सादा जीवन प्रमोट किया गया। वो उतने पॉम्प एंड शो को ट्रस्ट नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था उसमें, जिसकी वजह से वो खुद भी सादा जीवन बिताता था। इस कंसेप्ट को अगर हम देखा जाए तो उसने इस बात का प्रयास किया कि शरिया के मुताबिक जिस तरह से जीवन यापन करना लिखा है, सभी नोबल, सारे मुस्लिम मासेस, सभी उस मोरल कैरेक्टर के साथ लाइफ लीड करें ताकि वो सभी पूर्ण रूप से जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हो पाए मुगलिया सल्तनत के प्रति। स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट सभी की लूज़ हो जाए, तो जितने रिसोर्सेज हमारे डिस्पेंस में हैं उन रिसोर्सेज के माध्यम से ही हम उनको जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी में जीवन यापन करें। अगर किसी तरह की इन्फ्लेशन भी आ गई है तो उस इन्फ्लेशन से वो कोप अप कर पाए। जब लोगों में अधिक खर्चने की लालसा नहीं रह जाएगी, जब उनके अंदर वो प्लेजर सीकिंग हैबिट चली जाएगी, तो फिर आपसी क्वेरल्स भी नहीं रहेंगे। एक दूसरे को पिछाड़ने के, उससे आगे निकलने की हैबिट जो मनसबदार और नोबल्स की रहती थी, ये नहीं रहेगी। इसकी वजह से स्ट्रेंथनिंग होगा किसका? मुगल एम्पायर का। तो उसका एक तरफ से यह पर्सपेक्टिव रहा धर्म को लेकर के, तो शरिया को लेकर के वो स्ट्रॉन्ग रहा। पॉलिटिकल एजेंडा भी था कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट इस बात से उसके समर्थन में आ जाएंगे बड़े लेवल पर। और ये एक वो समय था जिस समय में उसे ऐसा लगता था कि काफ़ी तरह के रिसोर्सेज उसे एकोमुलेट करने की ज़रूरत है, जिन रिसोर्सेज को एकोमुलेट करने के लिए उसने कई तरह के टैक्सेस लगाए, लेकिन साइमल्टेनियसली उसने कई तरह के टैक्सेस ख़त्म भी किए। तो अगर हम ये देखें कि उसने इकोनॉमिक ड्रेन या इकोनॉमिक स्पेंड थ्रिफ्टिंग को कंट्रोल करने के लिए शरिया का रिलीजियस कंसेप्ट का यूज़ किया, तो ये एक लेवल तक बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, वो इसी एक स्टेप से फंडामेंटलिस्टों को भी सेटिस्फाई करना चाहता था, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये कहें
कि वो एलिनेट करना चाहता था हिंदू समाज को, तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हिंदुओं के मंदिरों को शुरुआत से ही तोड़वाया नहीं गया। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाने की शुरुआत तब हुई जब राजस्थान और अदर एरियाज़ में इंटरवेंशंस हुए। जब किसी भी पर्टिकुलर लोकल सेंटर पे हिंदुओं के द्वारा किसी तरह का कोई उपद्रव मचाया जाता था, तो उनको एक सबक सिखाने के लिए उनसे कनेक्टेड उनके रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को तोड़ने का काम किया जाता था, ताकि उनके समाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि आप अभी उस स्तर पर नहीं आ पाए हैं कि आप इस्लाम और इस्लाम का समर्थन करने वाले नेताओं से किसी तरह से कोई मुचाइटा ले सकें। यही एक स्टेप से आप बड़े लेवल पर मुस्लिम कम्युनिटी को भी खुश कर जाते थे, तो वो भी हैप्पी हो जाते थे। तो कुल मिलाकर के ऑलवेज जब भी इस तरह के रिलीजियस स्टेप लिए गए, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थॉट से ओत प्रोत चलते थे, इकोनॉमिक थॉट से ओत प्रोत रहते थे। पूर्ण रूप से वो धार्मिक तौर पर लिए गए निर्णय नहीं थे। और अपने अंतिम सालों में आने के समय औरंगज़ेब के द्वारा कई तरह के प्रयास किए गए कि हिंदूज़ को भी प्लीज़ किया जाए। कई तरह के विष्णु और कृष्ण से संबंध रखने वाले मंदिरों को डोनेशंस भी दिए गए, कई तरह के मठों को, योगियों को भी दान दिए गए, और सभी को कॉन्सिलिएट करने का प्रयास किया गया। उस तरह का प्यूरिटेनिकल एटीट्यूड तो नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि कमांडर्स की कमी हो गई, इंडिविजुअल लेवल पर आपको उस तरह के कमांडर्स नहीं मिले, सक्सेसर्स वीक हैं, ये कतई सही नहीं है। अगर आप कमांडर्स की बात करें तो लेटर मुगल पीरियड में आपको एक से एक कमांडर देखने को मिलेगा। जैसे 1712 में जहांगीर शाह के समय में आपको बहुत ज़बरदस्त कमांडर देखने को मिलेगा जिसका नाम है जुल्फ़िकार खान। ये बहुत ही भव्य कमांडर था। इसके बाद अगर आप बात करें 1713 से लेकर के 1719 तक, फारूक शीर के समय में आपको बहुत ज़बरदस्त कमांडर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है सैयद ब्रदर्स, अहमद खान और हुसैन अली खान। बहुत ज़बरदस्त कमांडर हैं। अगर आप बात करें कि कमांडर की कमी है तो आपको निज़ामुल मुल्क चिनकलिज खान, जिनका पूरा नाम है निज़ामुल मुल्क बहादुर, जिन्होंने हैदराबाद कार्व आउट किया 1724 में, हैदराबाद के निज़ाम, ये बहुत तगड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे उस समय के, बहुत ही एबलेस्ट। अगर आप ईस्ट की बात करें तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, एक से एक कमांडर हैं, जर्नैल हैं। अगर आप बात करते हैं अवध की, यहाँ पर सादत खान, बहुत एक से एक, किसी तरह के कमांडर की कमी नहीं है भारत में। कमांडर भी है, सारा सिस्टम है। कमी कहाँ पर है फिर? चर्चा तो इस बात की होनी है। तो उस कमी को चर्चा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो तीनों का मिला जुला एक एंड रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज, इनहेरिटेड वीकनेसेस इन मुगल इंस्टीट्यूशंस। सारी कहानी इंस्टीट्यूशन से आती है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस थी, इंस्टीट्यूशंस में गड़बड़ियाँ आई। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए शुरुआत करते हैं एक कहानी की। अगर आप मुगलिया साम्राज्य की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि एट कोर मुगलिया साम्राज्य एक वॉर स्टेट था, एक वॉर स्टेट था। अपने आस पड़ोस के राज्यों को युद्ध के दम पर ही जीता गया, नीतियाँ तलवार के दम पर ही लागू होती थी, और हमेशा आपने अपने नोबल, अपने सराउंडिंग प्रिंसिपैलिटीज़ और अपने जितने भी अलायंसेस थे उनको आर्मी के दम पर ही साथ जोड़े रखा। तो एक वॉर स्टेट के तौर पर तो आप एग्जिस्ट करते रहे। वो बात अलग है कि जो शासक शासन कर रहा है उसका एटीट्यूड कितना बेनेवलेंट है। इसकी वजह से स्टेट कहीं ना कहीं वेलफेयर कैरेक्टर भी ले गया, चाहे वो फिर अकबर हुआ, चाहे उसके बाद जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, लेकिन एट द रूट, एट द कोर ऑफ द स्टेट ये वॉर स्टेट था। क्लियर? वॉर स्टेट होने की वजह से आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो जाती है। वो क्या है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। आप बड़े लेवल पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के दम पर ही अपनी नीतियाँ, अपनी सत्ता और अपने वर्चस्व को बनाए हुए हैं। आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, आपका जो भी रूल है और आपका जो भी प्रेस्टीज है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के दम पे खड़ी। इसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को अगर हम देखें तो अकबर के द्वारा एक सिस्टम किया गया,
और वो सिस्टम क्या था? मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम की अगर हम अकबर की बात करें तो ये क्या था? अगर एक लाइन में आपको कहना हो तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ जाए तो ये कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ मनसबदारी प्रथा से अकबर ने इतना ही किया कि एक एरिस्टोक्रेसी को जन्म दिया, एक ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया, लेकिन दैट टू इज अ काइंड ऑफ मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी क्यों? क्योंकि मनसबदारी प्रथा को अगर आप ध्यान से देखें उसमें हमेशा रैंकिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट रहा, और इस रैंकिंग सिस्टम में डुअल सिस्टम फॉलो किया गया, जात एंड सवार। और इस जात एंड सवार सिस्टम की अगर हम बात करें तो जात बताती थी कि उसका रैंक क्या है, मिलिट्री हायरार्की, ये मिलिट्री हायरार्की थी, और सवार बताते थे कि उसको कितने घुड़सवार मैनेज कर रहे हैं अपनी जात के मुकाबले। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आपने ब्यूरोक्रेटिक और एरिस्टोक्रेटिक रंग दे दिया। आप उन्हीं से ब्यूरोक्रेटिक वर्क भी ले रहे हैं और वही लोग मिलिट्री का रोल भी प्ले कर रहे हैं। समझ आई बात? तो दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। आप मिलिट्री से तो बच ही नहीं पा रहे, सारा साम्राज्य उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज और मैनेज हो रहा है। जात एंड सवार के माध्यम से ये बात तय हो रही है, और जात एंड सवार कलेक्टिवली देख लें तो वो एक तरह की हायरार्की है। हायरार्की है किस तरह की? ब्यूरोक्रेसी में आपका लेवल क्या है? हायरार्की इन द रॉयल कोर्ट। तो आपकी रॉयल कोर्ट में क्या हायरार्की है? ये आपके गुणों पे, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी पे तय नहीं हो रही, आपकी जात और सवार पे तय हो रही है। और जात और सवार एक तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। ऐसे में क्या होगा फिर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जन्म होगा। वो चीज क्या होगी? मनसबदारी इंस्टीट्यूशन में चर्चा कर रहा हूं मैं कि ग्लोरियस मुगल्स, गोल्डन मुगल पीरियड से लेटर मुगल में अंतर क्या आ गया है, किसी में सारा कांड हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? सभी मनसबदार के अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसमिसल कौन कर रहा है? एम्पायर, सम्राट खुद कर रहा है। तो हर मनसबदार किसकी लॉयल्टी गेन करना चाहेगा? किसकी लॉयल्टी गेन करना चाहेगा? एम्पायर की। हर मनसबदार की टेंडेंसी क्या रहेगी? लॉयल्टी गेन करो किसकी? एम्पायर की। मतलब आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? पर्सनल एलिगेंस, पर्सनल स्वामी भक्ति, इंडिविजुअल के प्रति समर्पण। वह यहीं से कांड होगा। आपने कभी भी मुगलिया साम्राज्य में इम्पर्सनल एलिगेंस का कंसेप्ट नहीं देखा होगा। यानी कि ये मनसबदार नेशनलिज्म की फीलिंग से ओतप्रोत तो बिल्कुल नहीं थे। नेशन के प्रति एलिगेंस थी, एथनिसिटी के प्रति और एलिगेंस थी, कम्युनिटी के प्रति इनकी एलिगेंस थी, किसी रीजन के प्रति इनकी एलिगेंस थी, एम्पायर के प्रति एलिगेंस थी, पर्सनल एलिगेंस थी। इम्पर्सनल एलिगेंस तो थी ही नहीं। पर्सनल एलिगेंस के रीजंस क्या रहे होंगे? क्यों इतने पर्सनल एलिगेंस है? ये संबंध कैसे चलता रहा होगा इतनी स्ट्रांग वे में? तो ये किस तरह का संबंध है? एक तरह का अगर हम देखें तो ये एक तरह का पैट्रन एंड क्लाइंट रिलेशन है। मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कर देना। क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पैट्रन एंड क्लाइंट रिलेशन? यस, एम्पायर पैट्रन है और ये सारे उसके क्लाइंट हैं, उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, सैटेलाइट है।
ये एक तरह का पैटर्न एंड सैटेलाइट रिलेशन था, पैटर्न एंड क्लाइंट रिलेशन था। उसके आसपास घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। कौन घुमा रहा है? क्यों एम्पायर सक्सेसफुल हो जा रहा है पैटर्न बनने में, और क्यों ये क्लाइंट हैं उसके, सारे मनसबदार क्यों क्लाइंट हैं उसके, समझते हैं। इसके लिए दो चीजें ऑलवेज रहनी चाहिए। फर्स्ट प्री रिक्विजिट कंडीशन टू सस्टेन द पैटर्न एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इज माइट ऑफ मिलिट्री फोर्स। सम्राट के पास सेना है भव्य, मनसबदार ये जानता है, गवर्नर ये जानता है, सूबेदार भी जानता है, जत्थेदार भी फौजदार भी जानता है, और वतन जागीर वाले राजपूत भी जानते हैं कि सम्राट के पास माइटी मिलिट्री। एंड सेकेंड एस्पेक्ट, डर के दम पे तो आप किसी को साथ रख नहीं सकते एक समय से ज़्यादा, विद्रोह करेगा तो तसल्ली करानी पड़ेगी। तसल्ली कैसे होते हैं? अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंट हैं, इन लोगों को हम मनसबदारी देते चले जाएंगे। मनसबदारी के तहत हम इनको रेवेन्यू असाइनमेंट्स दे देंगे, और उन रेवेन्यू असाइनमेंट से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो ये अपने पास रखेंगे, अपनी सेना के खर्चे के तौर पे, अपने खर्चे के तौर पे, एज ए जागीरदारी। कोई टेंशन की बात ही नहीं, वो भी खुश, उन्हें बोटी भी डाली जा रही, पैसा भी दिया जा रहा है, रेम्यूनरेशन, इधर से मिलिट्री माइट भी है। इसकी वजह से पैटर्न एंड क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। लेकिन ये दो पिलर पे खड़ा था, मिलिट्री एंड रिसोर्सेज पे। हुआ क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज गेन करने का एकमात्र तरीका आपके पास क्या था? आप ऑलवेज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यूज करें। तो आपने ध्यान नहीं दिया। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक कोई शासक ऐसा नहीं था जिसने एक्सपेंशन नहीं किया। सबका रूल क्या रहा था? एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। दो वे में, न्यू एरिया ऑफ सम अदर प्रिंसिपैलिटी और सम अदर किंगडम अंडर योर रूल, तो डायरेक्ट रेवेन्यू हार्नेसिंग एरिया अंदर ले आओ, या अनकल्टिवेटेड एरिया को कल्टिवेटेड बनाओ। तो एवरी डे आपको अपने रिसोर्सेज गेन करने हैं। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिफाइड किंगडम क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें आप सभी को अपने एम्बिट में ले लेना चाहते हैं, सभी को अपना क्लाइंट और आप पैटर्न बनना चाहते हैं। उसकी कंडीशन दो हैं, एक तो आपकी तरफ से डर, मिलिट्री माइट, और दूसरा आपकी तरफ से दिए गए रिसोर्सेज। मिलिट्री माइट तो ठीक है, रिसोर्सेज भी तो लाने पड़ेंगे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाने। लेकिन औरंगजेब का जब समय आया, आपने बीजापुर ले लिया, 1686, 87, 89 के बीच में बीजापुर, गोलकोंडा दोनों आ गए। उसके बाद साउथ की तरफ बढ़ रहा है औरंगजेब, साउथ कैंपेन कर रहा है। अब एक्सपेंशन किधर करें? अब रिसोर्सेज कहाँ से आए? जितना एक्सपेंशन होना था हो गया, जितना रिसोर्सेज होना था हो गया। तो आफ्टर औरंगजेब लेटर मुगल्स को एक सिचुएशन कौन सी झेलनी पड़ सकती है? रिसोर्स क्रंच। रिसोर्स क्रंच पहली प्री कंडीशन पैटर्न एंड क्लाइंट रिलेशन मेंटेन रखने की पहली प्री कंडीशन में ब्रेच आ गया, वीकनेस आनी शुरू हो गई। जस्टिफाइड। दूसरी कंडीशन मिलिट्री माइट, मिलिट्री माइट को अभी खत्म करते हैं। मुगल जब भारत आए थे तो उनका भारत में कोई बेस तो था नहीं, वो तो तिमूरिड कहलाए, तुर्कान थे, तुर्क थे। सेंट्रल एशियन रीजन से धीरे धीरे समरकंद होते हुए काबुल लेकर के भारत आ गए, पंजाब के इलाका। उसके बाद पानीपत का युद्ध 1526 और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इसके साथ आप बड़े पैमाने पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो आपके नोबल हैं वो कौन होंगे? वो वही होंगे जो आप ही के इलाकों से आए हैं। तो जो तुर्रान के इलाकों से आए हैं, तुर्किस्तान रीजन से, वो तुर्रानी कहलाए, तुर्रानी कहलाए। सेंट्रल एशियन रीजन से। और जो ईरान, इराक और अफगानिस्तान के कुछ एरिया से आए वो ईरानी कहलाए।
जो पर्टिकुलरली कोर अफगानिस्तान रीजन से आए वो अफगानी कहलाए। जो भारत में आपने भारतीयों को मुस्लिम बना लिया वो शेखजादे कहलाए, शेखजादा कहलाए। और उसके बाद भारतीय शासक हिंदूस। ये है आपकी नोबिलिटी। हिंदुओं में राजपूत मराठा दोनों आ गए, जाट भी आ गए। ये आपकी नोबिलिटी है। अब इस नोबिलिटी में मुगलों की क्या खासियत थी? खुद तुर्रानी होते हुए, खुद तिमुरिड होते हुए मुगलों ने कभी भी तुर्रानियों को प्रेफरेंस उस लेवल पे नहीं दी एज कम्पेयर टू ईरानी। ईरानी प्रॉपर और तुरानी प्रॉपर मुगलों के शासन में थे। अब हुआ क्या? तुर्रानी कौन है? सुन्नी। ईरानी कौन है? शिया। और शेखजादों को तो ये दोनों ही समझते ही करप्ट है कि ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, सेकंड जनरेशन के मुस्लिम है, सेकंड रैंक के। तो एक स्टॉन्च सुन्नी तुरानी और एक स्टॉन्च शिया ईरानी, और मुगल खुद सुन्नी। इसके बावजूद भी सुन्नियों को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। सुन्नियों को कुछ कुछ हो रहा होगा, तुरानी दल को अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो अल्टीमेटली आप एक इस तरह की मनसबदारी मेंटेन कर रहे हैं जिसमें सभी नोबल, कोई तुरानी दल, कोई ईरानी दल, और सभी के सभी की एक खासियत कि भारत आने के बाद सारे क्या हो गए? इंडियनाइजेशन। और इंडियनाइजेशन के प्रोसेस की कोई पॉलिसी भी नहीं बना रखी मुगल शासक ने। तो सभी इंडियनाइजेशन किस सेंस में हो रहे हैं? अपने ही सेंस में। इंडियनाइजेशन का अपना ही प्रोसेस है। सुन्नी का सुन्नी है कि नहीं ये पता पूरा नहीं लग रहा। कुछ शिया वाले कंसेप्ट, शिया प्रॉपर है कि नहीं, कुछ सुन्नी वाले कंसेप्ट, दोनों शिया सुन्नी कुछ दक्कन के कंसेप्ट कुछ दक्कनी हो गए, ये अपने ही कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के इंडियनाइजेशन का प्रोसेस भी अपने ही वे में आप कर रहे हैं। इसकी वजह से नोबिलिटी भी खुद एक दूसरे के साथ रिलीजियसली जुड़ी नहीं है। नोबिलिटी भी खुद एक दूसरे से रिलीजियसली कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज इम्पर्सनल एलिगेशन यहाँ पे भी हो सकती थी। काफ़ी मिक्सिंग है। तो रिलीजियसली तो कनेक्टेड नहीं। और यहाँ आने के बाद अब आप इंडियनाइज हो गए, और इंडियनाइज भी अपने अपने वे में हो गए। तो एथनिकल एलिगेंस भी नहीं नज़र आ रही, एथनिसिटी भी क्लियर नहीं है प्रॉपर। तो इसकी वजह से इस लेवल पर भी ये हो सकता था कि एक दल अपने कम्युनिटी, अपने रिलीजियस फैक्शन के प्रति कोई एलिगेंस दे दे, दूसरा दल अपनी कम्युनिटी, अपनी एथनिसिटी, अपने रिलीजियस फैक्शन की तरफ कोई एलिगेंस दे दे। ये भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इंडियनाइजेशन प्रोसेस बहुत ही यूनिक है। कोई एक वाइडली एक्सेप्टेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत नहीं हो रहा है ये। वैसे में क्या है, ले दे के फिर से वही पर्सनल एलिगेंस टुवर्ड्स द रूलर। और रूलर की खासियत यह है कि किसी एक खास दल को प्रेफरेंस तो देता ही नहीं। वो तो प्रेफरेंस देता है कि जो जिससे जब काम करेगा तो वो उसको प्रेफरेंस देगा। और इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो प्रेफरेंस लेने का कोई ऐसा क्राइटेरिया, मेरिट बेस हमें नज़र आ नहीं रहा। प्रेफरेंस कैसे मिल सकता है? पहले से कोई अगर काम कर रहा है उसके द्वारा सिफारिश कर दी जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो गवर्नर किसी एरिया में काम कर रहे हैं उनके साथ रिक्रूटेड लोग ज़्यादा अच्छा काम कर दें, वो सिफारिश कर दें। तो कुल मिलाकर के सारा सेंटर एम्पायर है। आप एम्पायर को प्लीज़ करिए तो उस मुगलिया साम्राज्य के फ्रूट्स आपको भी मिल जाएंगे। इसकी वजह से हर किसी की एक टेंडेंसी रहेगी कि अगर कोई भी एक फैक्शन को एम्पायर थोड़ा भी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, दूसरा फैक्शन नदारद हो जाएगा। पर्सनल एलिगेंस का सबसे बड़ा लॉस ही ये होता है कि अगर किसी भी एक फैक्शन को थोड़ी भी प्रायोरिटी दे दी गई, दूसरा फैक्शन उदासीन हो जाता है, नदारद हो जाता है। वो फिर उस स्टेट को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को, उस किंगडम को अपना मानना छोड़ देता है। भाड़ में जाओ, कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मर जाओ। ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि मिलिट्री माइट बहुत थी और एम्पायर का प्रताप बहुत था, एम्पायर बहुत एक्टिव था। लेकिन जैसे ही लेटर मुगल आए, औरंगजेब गया, रूलर वीक है, सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर है, और उस समय में हर फैक्शन पूरी तरह से प्लीज कर रहा है।